गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। न्यूटन क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन ज्योग्राफी चैप्टर लेसन 2 के बारे में, जो आपके किताब एनसीईआरटी बुक से हर एक प्रश्न लेकर के आए हैं, जो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा और आपका एग्जाम में प्रश्न एनसीईआरटी बुक से ही देखने के लिए मिलता है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। फर्स्ट नंबर प्रश्न है कि किसी देश का वास्तविक धन किसे कहा गया है? खनिज को, उद्योग, निवासी या फिर कृषि को? तो दोस्तों, देखिए, किसी देश का वास्तविक धन जो है वो किसे कहा जाता है? वो दोस्तों निवेश को कहा जाता है, निवासी को कहा जाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ये प्रश्न कहाँ से बना है, मैं आपको दिखा सकता हूँ। ये प्रश्न एनसीईआरटी बुक से लिया गया है। आप यहाँ पास देख सकते हैं कि लिखा हुआ है, यहाँ पास किसी देश के निवासी ही उसके वास्तविक धन होते हैं। तो क्वेश्चन जो कह रहा था वो ही, वो आप देख सकते हैं, किसी देश का वास्तविक धन किसे कहा गया है? तो किसी देश के निवासी ही उसके वास्तविक धन होते हैं। इसका सही आंसर होगा निवासी। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। ये रहा आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन। 21वीं सदी के प्रारंभ में विश्व की जनसंख्या लगभग कितनी थी? 300 करोड़, 400 करोड़, 500 करोड़ या फिर 600 करोड़? 21वीं सदी के प्रारंभ में विश्व की जनसंख्या जो थी वो 600 करोड़ थी। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये प्रश्न आप देख सकते हैं एनसीईआरटी। 21वीं शताब्दी के प्रारंभ में विश्व की जनसंख्या 600 करोड़ से अधिक दर्ज की गई है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 3, जनसंख्या वितरण का अर्थ क्या है? जन्म दर, मृत्यु दर, लोग किस प्रकार वितरित हैं या फिर साक्षरता दर? जनसंख्या का वितरण का सही अर्थ जो है वो लोग किस प्रकार वितरित हैं। ऑप्शन सी विकल्प सही हो जाएगा। आइए हम आपको लेकर के चलते हैं एनसीईआरटी बुक पर कि ये प्रश्न बना तो कहाँ से बना है। ये प्रश्न आप देख सकते हैं, यहाँ से बनाया गया है। जनसंख्या वितरण शब्द का अर्थ है भूपृष्ठ पर लोग किस प्रकार वितरित है ना। तो जनसंख्या वितरण का अर्थ क्या होता है? जनसंख्या वितरण का अर्थ भूपृष्ठ पर यानी कि भूमि पर लोग किस प्रकार से वितरित है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। विश्व की लगभग कितनी प्रतिशत जनसंख्या 10 सर्वाधिक आबादी वाले देशों में निवास करती है? विश्व की लगभग कितनी प्रतिशत जनसंख्या जो है, जो 10 सर्वाधिक देश जनसंख्या वाले में आते हैं, उनमें से सबसे ज्यादा निवास करने वाला परसेंटेज आपको कहाँ देखने के लिए मिलता है और कितना है? तो देखिए, विश्व की लगभग कितने प्रतिशत जनसंख्या 10 सर्वाधिक आबादी वाले देशों में निवासी करते हैं? 40, 50, 60 या फिर 70? इसका सही आंसर होगा 60। आइए अब हम लोग चलते हैं एनसीईआरटी बुक पर कि ये प्रश्न कहाँ से बनाया गया है। आप लोग यहाँ पास देख सकते हैं कि विश्व के 10 सर्वाधिक आबादी या आबाद देशों में विश्व की लगभग 60% जनसंख्या निवास करती है। देखिए, क्वेश्चन यही था कि विश्व की लगभग कितने प्रतिशत जनसंख्या जो 10 सर्वाधिक देशों में से है, तो कितने प्रतिशत लोग निवास करते हैं? तो 60%। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? 60%। ठीक है। बात दरअसल यह है कि 10 कौन कौन ऐसे देश है जो विश्व की जनसंख्या में गिने जाते हैं। तो देखिए, चीन हो गया प्रथम स्थान पे, दूसरा स्थान पे हो गया भारत, तीसरा स्थान पे हो गया संयुक्त राज्य अमेरिका, चौथा स्थान पे हो गया इंडोनेशिया, पांचवा स्थान पे हो गया ब्राजील, 6 स्थान पे हो गया पाकिस्तान, 7वां स्थान पे हो गया नाइजीरिया, और 8वां पर हो गया बांग्लादेश, और 9th पर हो गया रूस, 10 पर हो गया मैक्सिको। ये विश्व के 10 ऐसे देश हैं जो जनसंख्या की दृष्टि से ये सबसे ज्यादा आते हैं। समझ गए? तो प्रथम पर चाइना, सेकेंड पर भारत, थर्ड पर संयुक्त राज्य अमेरिका,
4th पर इंडोनेशिया, 5th पर ब्राज़ील, 6th पर पाकिस्तान, 7 पे नाइजीरिया, 8 पे बांग्लादेश, 9 पे रूस और 10 पे मैक्सिको। तो दोस्तों बहुत ज़रूरी है ये याद रखना। यहाँ से प्रश्न आपको देखने के लिए ऑब्जेक्टिव ज़रूर मिलेगा। आइए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 नंबर प्रश्न है कि विश्व के 10 सर्वाधिक आबादी वाले देशों में से कितने देश एशिया में हैं? बताइए 4, 5, 6 या फिर 7। सही आंसर होगा 6 ऐसे देश हैं जो एशिया में आपको देखने के लिए मिलेगा। एनसीईआरटी किताब पर हम लोग चलते हैं और देखते हैं, ठीक है। आप यहाँ देख सकते हैं इन 10 देशों में से 6 एशिया में अवस्थित है। एशिया के इन 6 देशों को पहचानिए। आइए आप लोग पहचान कर भी हम देखते हैं। देखिए एशिया में आ जाएगा चीन और आ जाएगा भारत। और कौन आ सकता है एशिया में? एशिया में आ जाएगा इंडोनेशिया, 3 हो गया। एक आ जाएगा पाकिस्तान, 4 हो गया। एक आ जाएगा बांग्लादेश, ठीक है, 5 हो गया। और बताइए और कौन एशिया में आ जाएंगे? एक आ जाएंगे रूस। क्या आ जाएंगे? रूस। तो कितने हो गए? 6 हो गए। 1, 2, 3, 4, 5, 6। 6 हो गए। 6 ऐसे देश हैं जो एशिया में पाए जाते हैं। तो यहीं से प्रश्न बना दिया गया है कि विश्व के 10 सर्वाधिक आबादी वाले देशों में से कितने ऐसे देश हैं जो एशिया में अवस्थित है? तो 6, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। निम्न में से कौन विश्व का सर्वाधिक आबादी वाला देश है? सबसे सर्वाधिक आबादी वाला देश का नाम बताना है। भारत है, चाइना है या फिर चीन, इन्हीं को कहते हैं, अमेरिका है या फिर ब्राजील। तो विश्व का सर्वाधिक आबादी वाला जो देश है वो दोस्तों चीन है। अभी आप लोग देखिए कि सर्वाधिक जनसंख्या वाला जो देश था वो प्रथम स्थान पे कौन था? चीन। नेक्स्ट प्रश्न, एशिया के संदर्भ में जॉर्ज बी केसी की टिप्पणी क्या थी? एशिया के संदर्भ में जॉर्ज बी केसी की टिप्पणी क्या थी? एशिया में कम लोग रहते हैं या फिर एशिया में बहुत स्थान है, एशिया में बहुत अधिक स्थानों में कम लोग और कम स्थानों में बहुत अधिक लोग रहते हैं, या फिर एशिया की जनसंख्या समान रूप से वितरित है। तो जॉर्ज बी केसी का कहना था कि एशिया में बहुत अधिक स्थानों में कम लोग और कम स्थानों में बहुत अधिक लोग रहते हैं, इसलिए इसका सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। हम लोग एक बार एनसीईआरटी पर देख लेते हैं कि ये प्रश्न है एनसीईआरटी में या नहीं है। फेर सकते हैं। एशिया की जनसंख्या के संबंध में जॉर्ज बी केसी का टिप्पणी है कि एशिया में बहुत अधिक स्थानों पर कम लोग और कम स्थानों पर बहुत अधिक लोग रहते हैं। ये प्रश्न यहाँ से लेकर के बनाया गया था। हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने ये रहा, जनसंख्या का घनत्व किसे कहते हैं? कुल जनसंख्या को हम लोग जनसंख्या घनत्व कहते हैं, या फिर प्रति वर्ग किलोमीटर रहने वाले व्यक्ति को एक व्यक्ति की संख्या, जन्म दर या फिर मृत्यु दर। तो देखिए जनसंख्या घनत्व जो उसे कहते हैं, प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले व्यक्तियों की संख्या को हम लोग जनसंख्या घनत्व कहते हैं। सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। एक बार नजर डाल लेते हैं एनसीईआरटी बुक पर। ये देखते हैं, ये रहा जनसंख्या घनत्व के बारे में। आप देख सकते हैं यहाँ पास साफ साफ लिखा गया है, जनसंख्या का घनत्व या समानता प्रति वर्ग किलोमीटर रहने वाले व्यक्तियों के रूप में मापा जाता है। इसी को हम लोग बोलते हैं जनसंख्या घनत्व। लिखा हुआ प्रति वर्ग किलोमीटर रहने वाले व्यक्तियों के रूप में, प्रति वर्ग किलोमीटर रहने वाले व्यक्तियों को संख्या को हम लोग जनसंख्या घनत्व कहते हैं। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9।
देख सकते हैं जनसंख्या घनत्व का सूत्र पूछ दिया गया है। जनसंख्या घनत्व का सूत्र क्या है? क्षेत्रफल भागा जनसंख्या, जनसंख्या गुने क्षेत्रफल, जनसंख्या भागा क्षेत्रफल, या क्षेत्रफल गुने जनसंख्या। भागा के मतलब बटा ही समझिएगा, ठीक है। जनसंख्या बटा क्षेत्रफल, ठीक है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए हम लोग एक बार नजर डाल लेते हैं एनसीईआरटी बुक पर। देखिए जनसंख्या घनत्व किसे कहते हैं? जनसंख्या घनत्व बराबर होता है जनसंख्या बटा क्षेत्रफल होता है। बटा को हम लोग बोलते हैं भागा। क्या बोलते हैं? भागा बोलते ना है। तो जनसंख्या भागा क्षेत्रफल हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। निम्न में से कौन जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाला भौगोलिक कारक है? जल की उपलब्धता, शिक्षा, राजनीति या फिर भाषा। देखिए जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाला जो भौगोलिक कारक है वो जल की उपलब्धता है। आप एक बार एनसीईआरटी के बुक पर नजर डाल सकते हैं और देख भी सकते हैं। जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक भौगोलिक कारक में जनसंख्या की उपलब्धता आता है और दूसरा भू आकृति आता है, और दोस्तों दो और आते हैं जो आप इधर देख सकते हैं। एक जलवायु हो गया 3 में, और मृदाएं हो गया। ये जनसंख्या के भौगोलिक कारक हैं। जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाला भौगोलिक कारक जो क्या है? जल की उपलब्धता है। ऑप्शन इसका सी हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। ये देख सकते हैं भौगोलिक कारक में जल की उपलब्धता है ना। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 11। 11 नंबर प्रश्न है कि लोग अधिकतर किस क्षेत्र में बसना पसंद करते हैं? मरुस्थल, पर्वतीय क्षेत्र, नदी घाटी क्षेत्र या फिर हिमालय क्षेत्र। तो देखिए लोग उसी क्षेत्र में बसना पसंद करेंगे जहां पास पानी, नहाने, खाने, उद्योग धंधा या अन्य प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध होती है, तो वहां पर लोग बसना पसंद करेंगे। देख सकते हैं कि मरुस्थल में कोई भी लोग बसना पसंद नहीं करेंगे। मरुस्थल में पानी का सुविधा नहीं रहता है, बहुत कम पानी मिलता है, ठीक है। पानी यहाँ पास आपको बचा करके चलना पड़ता है। हालांकि पानी बचा कर ही चलना चाहिए, लेकिन यहाँ पास पानी नहीं है तो ज्यादा लोग बचा करके चलते हैं। पर्वतीय क्षेत्र में लोग एकदम बसना पसंद नहीं करेंगे। पर्वतीय क्षेत्र में ना खेती का सुविधा है, ना सही से रहने का सुविधा है, तो लोग जिसके कारण पर्वतीय क्षेत्र में नहीं बसना पसंद करेंगे। हिमालय क्षेत्र में एकदम नहीं, बस गए तो जम जाएंगे तो म्यूजियम में काम आ जाएंगे। तो हिमालय क्षेत्र में लोग बसना पसंद नहीं करेंगे। लोग नदी घाटी क्षेत्र में बसना पसंद करेंगे। सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। एनसीईआरटी के हिसाब से आप देख सकते हैं यहाँ पास, ठीक है। नदी, इसे हम और ये देख सकते हैं कि नदी घाटियां विश्व के सबसे सघन बसे हुए क्षेत्र हैं। क्यों नदी घाटी में लोग इतना बसते हैं? नदी घाटी में बसने का सबसे बेहतर तरीका और बेहतर सुविधा क्या है? जहाँ जल आसानी से उपलब्ध होता है और जल का उपयोग पीने में, नहाने और भोजन बनाने के साथ साथ पशुओं, फसलों, उद्योग तथा नौ संचालन में किया जाता है। यही कारण है कि लोग नदी घाटी में बसना अधिक पसंद करते हैं। समझ में आ गया होगा, ठीक है। हम उम्मीद करते हैं आपसे। आइए नेक्स्ट प्रश्न के बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। समतल मैदान जनसंख्या के लिए क्यों उपयुक्त है? खेती और उद्योग के लिए अनुकूल, बहुत ठंडा मौसम, जल की कमी या कठिन परिवहन। तो समतल मैदान जो है वो दोस्तों खेती और उद्योग के लिए अनुकूल है। समझ गए? समतल मैदान, बहुत ठंडा मौसम नहीं, न जल की कमी, न ही कठिन परिवहन। समतल मैदान में कठिन परिवहन नहीं होता है, ठीक है। जल की कमी नहीं हो सकता है, बहुत ठंडा मौसम नहीं हो सकता। तो समतल मैदान जो है उपयुक्त है खेती के लिए और उद्योगों के अनुकूल के लिए, ठीक है। आइए बात करते हैं एनसीईआरटी पर एक बार नजर डाल लेते हैं समतल मैदान के लिए, ठीक है। समतल मैदान आप देख सकते हैं कि औद्योगिक यहाँ से आपको मिल जाएगा, ठीक है। हाईलाइट करने के लिए भूल गए हैं। कृषिगत और औद्योगिक विकास के लिए अनुकूल नहीं होते हैं। कौन नहीं होते हैं? इन क्षेत्र में कम जनसंख्या पाई जाती है। हाँ, तो पर्वतीय और पहाड़ी क्षेत्र परिवहन तंत्र के विकास का अवरोधक है, इसलिए प्रारंभ में कृषिगत और औद्योगिक विकास के लिए अनुकूल नहीं है। तो कोई भी लोग
ये पहाड़ी क्षेत्र में नहीं बसना पसंद करेंगे। गंगा का मैदान में विश्व का सर्वाधिक सघन जनसंख्या वाले क्षेत्र में से एक है। ठीक है, समझ गए? चलिए आइए बात करते हैं। तो समतल मैदान में खेती और उद्योग के लिए अनुकूल है। ये नहीं कि पहाड़ी और पर्वत इलाका में आपको ये खेती और उद्योग मिल सकता है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 13। पर्वतीय क्षेत्रों में जनसंख्या कम क्यों होती है? देखिए, पर्वतीय क्षेत्र में जनसंख्या कम इसलिए होती है क्योंकि कठोर जलवायु और परिवहन की कमी होता है, जिसके कारण पर्वतीय क्षेत्र में जनसंख्या कम होती है। ठीक है, आप एक बार एनसीईआरटी पर नजर डाल सकते हैं। हिमालय के पर्वतीय भाग विरल जनसंख्या वाले क्षेत्र है। ठीक है, विरल मतलब कम जनसंख्या वाले क्षेत्र है। आइए अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न 14 नंबर प्रश्न है कि नगरीकरण का मुख्य कारण क्या है? कृषि कार्य, रोजगार और सुविधाएं, कम जनसंख्या या फिर जंगल। तो दोस्तों, नगरीकरण का मुख्य कारण जो है वो रोजगार और सुविधाएं हैं। नगरीकरण किसी का कार्य नहीं है। शहर में लोग जाते हैं, खेती करने के लिए नहीं जाते हैं। ठीक है, खेती करना रहता है तो गांव के लोग गांव में ही कर लेते हैं। तो नगरीय कारण पूछ रहा है, इसका मुख्य कारण पूछ रहा है। लोग रोजगार के लिए जाते हैं और सुविधाएं के लिए जाते हैं। वहां रोजगार मिल जाता है, सुविधाएं मिल जाता है, इसीलिए लोग वहां बस जाते हैं। और नगरीकरण का मुख्य कारण यही है। ठीक है, नगरीकरण की कम जनसंख्या नहीं है, वहां जनसंख्या अधिक है क्योंकि नगर में ऑलरेडी पहले से ही लोग हैं और गांव के लोग अपना रोजगार सुविधाओं के लिए लोग नगर में चल जाते हैं और बस भी जाते हैं, जिसके कारण नगरीकरण का सबसे बेस्ट मुख्य कारण यही है, रोजगार और सुविधाएं। उम्मीद करते, आशा करते कि आप समझ पा रहे होंगे। आइए नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 15। जनसंख्या वृद्धि का अर्थ है क्षेत्रफल में वृद्धि, लोगों की आय में वृद्धि या फिर निश्चित समय में जनसंख्या में परिवर्तन, उद्योगों की वृद्धि। तो देखिए, जनसंख्या वृद्धि का अर्थ होता है निश्चित समय में जनसंख्या में परिवर्तन। जनसंख्या वृद्धि एक ऐसा वृद्धि है जो एक समय के अनुसार वो परिवर्तन अगर देखने के लिए मिलेगा, उसी को हम लोग बोलेंगे जनसंख्या वृद्धि। बात करते हैं कि भारत देश का 2001 के जनगणना के अनुसार हमारे देश में 102 करोड़ जनसंख्या था, लेकिन 2011 की जनगणना के अनुसार हमारे देश में 121 करोड़ की जनसंख्या हो गया है। मतलब कि 121 करोड़ की जनसंख्या हो गया था। तो आप बता सकते हैं एक निश्चित समय 10 साल के अंतराल एक एक निश्चित समय है कि नहीं? इसमें जनसंख्या आपको क्या दिखाई दिया? वृद्धि आपको दिखाई दिया। इसी को हम लोग बोलते हैं जनसंख्या वृद्धि। आप एक बार एनसीईआरटी के इस पर नजर डाल सकते हैं और आप देख सकते भी हैं जनसंख्या वृद्धि के बारे में। ठीक है, देखिए, जनसंख्या वृद्धि अथवा जनसंख्या परिवर्तन का अभिप्राय किसी क्षेत्र में समय की किसी निश्चित अवधि के दौरान बसे हुए लोगों की संख्या में परिवर्तन से है। तो इसी को हम लोग बोलते हैं जनसंख्या वृद्धि। क्या बोलते हैं? जनसंख्या वृद्धि। तो दोस्तों, प्रश्न यहाँ से बना था। आप अभी तक जितना प्रश्न लेकर के आए हैं, आपको एनसीईआरटी बेस है और सब एग्जाम जो है सो एनसीईआरटी बेस ही पूछता है। आप एनसीईआरटी का किताब उठा करके और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिला लीजिए, आपको संतुष्टि हो जाएगा। ये हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं। 60 नंबर प्रश्न है, जनसंख्या परिवर्तन के कितने मुख्य घटक हैं? 2, 3, 4 या फिर 5? जनसंख्या परिवर्तन के 3 मुख्य घटक हैं। सही विकल्प होगा ऑप्शन नंबर बी। आइए एक बार आप लेकर के चलते हैं एनसीईआरटी बुक पर और ये रहा क्वेश्चन यहाँ से बना हुआ। जनसंख्या परिवर्तन के 3 घटक है, एक जन्म और दूसरा मृत्यु और तीसरा जो है वो प्रवास है। समझ सकते हैं आप कि एनसीईआरटी मोस्ट इम्पोर्टेंट बुक्स इन योर एग्जाम। आपके एग्जाम में सबसे मोस्ट किताब यदि कोई है तो एनसीईआरटी है। ठीक है, ये बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 70 नंबर प्रश्न है कि अशोधित मृत्यु दर किसे कहते हैं? प्रति हजार जन्म या फिर प्रति हजार मृतकों की संख्या को हम लोग अशोधित मृत्यु दर कहते हैं, या फिर प्रति हजार जनसंख्या में एक वर्ष में मरने की संख्या यानी मृतकों की संख्या कितना है इसे कहते हैं, या फिर कुल मृत्यु को कहते हैं। तो देखिए, हम लोग अशोधित मृत्यु दर
उसे कहते हैं प्रति 1000 जनसंख्या में एक वर्ष में मरने वालों वाले की संख्या कितना है, उसी को हम लोग कहते हैं अशोधित मृत्यु दर। आइए एक बार एनसीईआरटी पेज पर नजर डाल लेते हैं। ये रहा प्रश्न, यहाँ से प्रश्न उठाया गया है। अशोधित मृत्यु दर को किसी क्षेत्र विशेष में किसी वर्ष के, ठीक है, किसी वर्ष के दौरान प्रति 1000 जनसंख्या के पीछे मृतकों की संख्या के रूप में अभिव्यक्त किया जाता है, उसी को हम लोग अशोधित मृत्यु दर कहते हैं। यहाँ से आपका सब्जेक्टिव 2 नंबर के भी बन गया है। आइए अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न के बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, जब लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाते हैं तो उसे क्या कहते हैं? नगरीकरण, औद्योगिकीकरण, प्रवास या फिर विकास। जब लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाते हैं तो उसे हम लोग प्रवास कहते हैं। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। एक बार आप एनसीईआरटी पे इस पर नजर डाल लीजिए। प्रवास किसे कहते हैं? ठीक है, जब लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाते हैं तो वह स्थान जहाँ से लोग, ये नहीं, वह स्थान प्रवास कहलाता है। ठीक है, वह स्थान क्या कहलाता है? प्रवास। यहाँ से जो है वो दोस्तों वो उद्गम के स्थान के लिए है, जहाँ से लोग गमन करते हैं। गमन के मतलब उठ करके जाते हैं, समझ गए, उसी को बोलेंगे उद्गम। इसे याद करना क्या है, सिंपल सा बात है। उद्गम, उठ कर, गम में उठ कर चला गया, गम में उठकर चला गया, उसी को बोल देंगे उद्गम। ठीक है, किसी ने धोखा दे दिया, ब्रेकअप हो गया, बेचारा का गम हो गया, गम में क्या किया, उठा और चल दिया। आइए हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 19। इसमें पूछा गया कि प्रवास का अर्थ क्या है, जबकि यहीं से पूछा गया था कि जब लोग एक स्थान पे दूसरे स्थान पे जाते हैं उसे प्रवास कहते हैं। तो प्रवास का यही अर्थ हो गया कि जब लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाते हैं उसी को हम लोग प्रवास कहते हैं। कितना सिंपल प्रश्न आप लोग के लिए ये आया। क्वेश्चन नंबर 20, जो स्थान लोग छोड़कर जाते हैं उसे कहते हैं, बताइए क्या कहते हैं? अभी तुरंत बताएं आप लोग। उसे हम लोग उद्गम कहते हैं। गम में लोग उठ कर चल जाते हैं, गम में लोग उठकर चले जाते हैं। तो कहा जाता है कभी खुशी कभी गम होता है, कभी खुशी कभी गम होता है। वीडियो कैसा लगा कमेंट वो करते हैं जिनके हाथों में दम होता है। आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21, जिस स्थान पर लोग आकर बसते हैं उसे क्या कहते हैं? देखिए, बसने वाले लोगों को गंतव्य स्थान कहा जाता है, उठने वाले लोगों को, उठ कर जाने वाले लोगों को उद्गम स्थान, और बसने वाले लोगों को गंतव्य स्थान कहते हैं। ठीक है, आइए एक बार नजर डाल लेते हैं एनसीईआरटी बुक पर कि यह प्रश्न जो है वो कहाँ से लिया गया है। ये प्रश्न देखिए यहाँ से, जिस स्थान से आगमन करते वह गंतव्य स्थान कहलाता है। ठीक है, आप देख सकते हैं उद्गम स्थान जनसंख्या की कमी को दर्शाता है। तो लोग उठ करके कहीं जा रहे हैं तो जनसंख्या में तो कमी होगा ही, है ना, जबकि गंतव्य स्थान जनसंख्या बढ़ जाती है। ठीक है, गंतव्य स्थान क्या बता रहा है, जिस स्थान पे लोग आकर बस जाते हैं तो आकर बसेंगे तो भाई जनसंख्या तो ऑलरेडी बढ़ेगा ही ना, पहले से ही तो जनसंख्या बढ़ा हुआ और ऊपर से क्या है और लोग आकर के बस रहे तो और जनसंख्या बढ़ जाएगा। तो इसी को हम लोग बोलेंगे गंतव्य स्थान। ठीक है, आइए अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। ठीक है, यहाँ तक किसी प्रकार का कोई दिक्कत कोई समस्या नहीं है? बोलिए एक बार, न चिंता न डर न भय, राधा रानी की जय। नेक्स्ट प्रश्न 22 नंबर प्रश्न है, प्रवास कितने प्रकार का हो सकता है? केवल अस्थाई होता है या फिर केवल अस्थाई या स्थाई, अस्थाई और मौसमी, केवल मौसमी? चलिए बताएंगे कि सही आंसर क्या होगा। देखिए, प्रवास जो है वो स्थाई भी होता है, अस्थाई भी हो सकता है और मौसमी भी हो सकता है। तो सही, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न के बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, निम्न में से कौन प्रवास का कारण है? बेरोजगारी, प्राकृतिक आपदा, बेहतर रोजगार, ये सभी। देखिए, प्रवास का कारण ये सभी है। जब लोग बेरोजगारी रहेंगे तो प्रवास के लिए नगर में जाएंगे ही जाएंगे। ठीक है, दूसरा प्राकृतिक आपदा आ जाएगा। प्राकृतिक आपदा कहने का मतलब कि अगर प्राकृतिक ने सुनामी आ गया,
सुनामी उनके द्वारा आ गया या फिर भूकंप आ गया, ये प्राकृतिक आपदा है, ठीक है। तो जिसके कारण से लोग क्या करेंगे, प्रवास करेंगे ही करेंगे। आंधी आ गया, बाढ़ आ गया, तो प्राकृतिक आपदा के कारण लोग प्रवास करते हैं। तो प्रवास का ये भी एक कारण है। बेहतर रोजगार के तलाश में लोग प्रवास करते हैं, तो ये भी क्या हो गया, प्रवास का कारण हो गया। तो हम कह सकते हैं कि ये तीनों ऑप्शन जो है जो सही लग रहा है, इसलिए हम ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24। जो व्यक्ति नए स्थान पे जाकर बसता है वह कहलाता है प्रवासी, अप्रवासी, श्रमिक या कोई नहीं। नए स्थान पे बसने वाले लोगों को हम लोग अप्रवासी कहते हैं। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। एनसीईआरटी पेज पर एक बार नजर डालने का प्रयास कीजिए। प्रवासी जो नए स्थान पे जाते हैं उसी को हम लोग अप्रवासी कहलाते हैं। तो देखिए, नए स्थान पे जाकर बसता है उसी को हम क्या कहेंगे, अप्रवासी। नेक्स्ट प्रश्न 25 नंबर प्रश्न है, जननांगीय संक्रमण सिद्धांत में कितनी अवस्थाएं होती है? 2, 3, 4, 5। जननांगीय संक्रमण में कुल 3 अवस्थाएं होती है। एनसीईआरटी बुक पर आप एक बार नजर डाल सकते हैं और देख सकते हैं। प्रश्न यहाँ से बनाया गया है कि जननांगीय संक्रमण सिद्धांत की 3 अवस्थाएं वाले मॉडल की व्याख्या करता है, ठीक है। आइए अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 26। जननांगीय संक्रमण की प्रथम अवस्था में क्या होता है? जन्म दर और मृत्यु दर दोनों उच्च होता है, जन्म दर कम और मृत्यु दर कम, जन्म दर कम और मृत्यु दर उच्च, कोई नहीं। देखिए, जननांगीय संक्रमण की प्रथम अवस्था में जन्म दर और मृत्यु दर दोनों उच्च होता है, ठीक है। एक बार आप एनसीईआरटी बुक पर नजर डाल सकते हैं। साफ लिखा गया कि प्रथम अवस्था में उच्च प्रजननशील यानी कि जन्म लेने वाला उच्च, और वह उच्च मृत्यता मृत्यु भी उच्च होती है। दोनों जन्म दर और मृत्यु दर दोनों उच्च होती है। ये जननांगीय संक्रमण की प्रथम अवस्था है। समझ गए बात को? हम लोग चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 27। जननांगीय संक्रमण सिद्धांत का संबंध है उद्योग से? नहीं। शिक्षा से? नहीं। जन्म और मृत्यु से है। अभी आप बताएं, जन्म और मृत्यु दर से संबंधित जो है वो कौन सी सिद्धांत? जननांगीय संक्रमण सिद्धांत जो जन्म और मृत्यु दर से संबंधित है। आइए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न के बारे में बात करते हैं। बहुत ही मस्त प्रश्न है और जबरदस्त प्रश्न है, एग्जाम का भावी यही प्रश्न है। चलिए आइए, क्वेश्चन नंबर 28। निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में जनसंख्या वृद्धि सर्वाधिक है? अफ्रीका, एशिया, दक्षिण अमेरिका या फिर उत्तर अमेरिका या उत्तरी अमेरिका? एनसीईआरटी के हिसाब से जनसंख्या वृद्धि सर्वाधिक एशिया में हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। बहुत से ऐसे किताब में आपको मिलेगा जनसंख्या वृद्धि सर्वाधिक अफ्रीका, ठीक है। तो आप एशिया याद रखिएगा, एनसीईआरटी एशिया ही बताता है। ताकि 20 में 10 ऐसे सर्वाधिक देश हैं जिनमें से 6 गो देश एशिया में ही देखने के लिए मिला है। समझ सकते हैं, ठीक है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न 29 नंबर प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा एक विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र नहीं है? इसके मतलब साफ पता चलता है कि विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र नहीं है, संघन जनसंख्या वाला क्षेत्र पूछ रहा है। ऐसा क्षेत्र आपको दक्षिण पूर्वी एशिया में मिलेगा देखने के लिए, दक्षिण पूर्वी एशिया में मिलता है सघन जनसंख्या वाले क्षेत्र, ठीक है। ये अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 30। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रतिकर्ष कारक नहीं है? देखिए, जल का भाव, बेरोजगारी और चिकित्सा शैक्षणिक सुविधाएं, महामारी। जल का भाव रहेगा, जल की कमी रहेगा तो लोग प्रतिकर्ष करेंगे ही करेंगे। तो प्रतिकर्ष का कारण ये है, क्योंकि पूछ रहा है कि प्रतिकर्ष कारक नहीं है। बेरोजगारी, भाई बेरोजगारी रहेगा तो लोग प्रतिकर्ष करेंगे ही, ये भी एक प्रतिकर्ष कारक है। जबकि पूछ रहा है प्रतिकर्ष कारक नहीं कौन है? चिकित्सा और शैक्षणिक सुविधा, सब चीज आपको मिल रहा है। डॉक्टर की सुविधा आप ही के बगल में मिल रहा है, शिक्षा की सुविधा आप ही के बगल में। आप जन्म लिए, आपका बगल में कोचिंग अच्छा मिल गया, प्राइवेट स्कूल मिल गया, सरकारी स्कूल मिल गया, सुविधाएं मिल गया, आगे आपको कॉलेज मिल गया, यूनिवर्सिटी मिल गया, सब चीज आप ही का बगल में है। तो बताइए, ये प्रतिकर्ष कारक ये बनेगा? नहीं, प्रतिकर्ष कारक नहीं है।
समझ गए। कोई भी लोग वहां से उठ करके या कहीं जाकर के बसना पसंद नहीं करेंगे, वहीं रहना पसंद करेंगे। तो चिकित्सा और शैक्षणिक जो है वो प्रतिकर्ष कारक नहीं है। समझ गए। ऑप्शन इसका सी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 31। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के कुल जनसंख्या कितना था? 121 करोड़, 135 करोड़ या 100 करोड़ या फिर कोई नहीं? चलिए एक बार बताइए आंसर। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का कुल जनसंख्या जो था वो 121 करोड़ था। विकल्प इसका ए हो जाएगा राइट आंसर। आइए अब हम लोग एक बार नजर डाल लेते हैं एनसीईआरटी बुक पर। एनसीईआरटी के बुक के पेज पर नजर डाल लेते हैं आज। ठीक, आइए कहाँ पास ये प्रश्न है? ये प्रश्न यहाँ पास है। 2011 की जनसंख्या 121 करोड़। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या 121 करोड़ था। ठीक है, आइए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 32। 500 वर्षों में मानव जनसंख्या कितना गुना अधिक बढ़ी? 4 गुना, 10 गुना, 6 गुना या कोई नहीं? 500 वर्षों में मानव की जनसंख्या जो है वो दोस्तों 10 गुना अधिक बढ़ा है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। एक बार एनसीईआरटी की बुक पर आप नजर डाल लीजिए। ठीक है, ये प्रश्न देखिए यहाँ पास है। विगत 500 वर्षों में मानव जनसंख्या 10 गुना अधिक बढ़ी है। ऑप्शन इसका सी हो जाएगा राइट आंसर, बी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, देख सकते हैं। आगे चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 33। जननांगीय संक्रमण के द्वितीय अवस्था में जनसंख्या वृद्धि क्यों बढ़ती है? जन्म दर घटती है, दूसरी अवस्था में जन्म दर घटती है, मृत्यु दर घटती है कि प्रवास बढ़ता है, क्षेत्रफल ना प्रवास ना क्षेत्रफल? ठीक है, जन जननांगीय संक्रमण में जो है वो दूसरा में क्या होता है कि मृत्यु दर घटती है। मृत्यु दर की संख्या क्या होती है? घटती है, जिसके कारण जनसंख्या एक समय दूसरी अवस्था में बढ़ता है। आप एक बार एनसीईआरटी बुक के पेज पर आप नजर डाल सकते हैं। कहाँ पास प्रश्न मिलेगा आपको? जननांगीय संक्रमण के पास। ठीक है, तो पहले तो हमें जननांगीय संक्रमण देखना पड़ेगा भाई, किधर है? ये मिल गया। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पास। द्वितीय अवस्था के प्रारंभ में प्रजननशीलता ऊंची बनी रहती है। कहने का मतलब है कि जननांगीय संक्रमण का द्वितीय अवस्था कहता है कि प्रारंभ में जन्म लेने वाले की संख्या उच्च इसलिए रहती है क्योंकि समय के साथ, किंतु यह समय के साथ घट जाती है। समय के साथ क्या हो जाती है? घट जाती है। रीजन, रीजन क्या है? आगे बात करते हैं, आगे और पढ़ने से आपको समझ में आएगा। अवस्था घटती हुई मृत्यु दर के साथ आती है। तो बताइए, अगर प्रारंभ में जनसंख्या यदि बढ़ रहा है, दूसरी अवस्था में कहते हैं प्रारंभ में यदि जनसंख्या बढ़ रहा है, तो इसके पीछे का सबसे बड़ा कारण क्या है? तो सबसे बड़ा कारण जो है वो कारण सिर्फ यही है कि मृत्यु दर की मृत्यु दर की अवस्था, इस अवस्था में मृत्यु दर की के साथ आती है तो घट जाती है मृत्यु दर, इसमें मरने वाले की संख्या कम होती है। जननांगीय संक्रमण का द्वितीय अवस्था यही है कि जन्म दर उच्च रहती है लेकिन मृत्यु दर कम रहती है। समझ गए। अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न के बारे में बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 34। जननांगीय संक्रमण की तृतीय अवस्था में क्या होता है? जन्म दर उच्च नहीं भाई, जन्म दर उच्च द्वितीय अवस्था में होता है। ठीक है, मृत्यु दर उच्च नहीं नहीं नहीं। जननांगीय संक्रमण की तृतीय अवस्था में जन्म दर और मृत्यु दर दोनों निम्न होते हैं। ठीक है, इसका सही विकल्प होगा ऑप्शन नंबर सी। लास्ट नंबर प्रश्न है। ठीक है, प्रवास का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? शिक्षा का रुकना। भाई कहीं तुम प्रवास करेगा शिक्षा को रोक देगा? नहीं ना। बेहतर आर्थिक और सामाजिक जीवन। आप प्रवास इसलिए करते हैं कि मेरा आर्थिक जो स्थिति बिगड़ा होगा वो बेहतर बन जाए और जो मेरा सामाजिक जीवन जो है वो सुधर जाए। चलिए, तो ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं दोस्तों कि यह वीडियो आपको बहुत ही बेहतर और बहुत ही अच्छा लगा होगा। ठीक है, और मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।